क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर एन एफएम रिसीवर, एक एफएम रिसीवर की बात कर रहा है, विद एन इनपुट सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ठीक है, एसएनआर इनपुट का दिया है 29 dB एंड एन नॉइज फिगर ऑफ 4 dB एंड एन, ठीक है, तो इनपुट का एसएनआर दिया है हमें, देखो ये है 29 dB दिया है। ओके, और नॉइज फिगर जो दिया है इनपुट का, ये एनएफ करके लिखा है, नॉइज फिगर ये 4 dB है, तो दो चीज़ें इनपुट साइड की दे दी हैं हमें। उसके बाद कह रहा है एंड देन एफएम इम्प्रूवमेंट फैक्टर ऑफ 16 dB, और एफएम इम्प्रूवमेंट फैक्टर हमारा 16 dB है, ये है एफएम इम्प्रूवमेंट फैक्टर, ये 16 dB है। द प्री डिटेक्शन एंड पोस्ट डिटेक्शन सिग्नल टू नॉइज रेशियो आर, तो यहाँ पे दो तरीके के हमारे नॉइज रेशियो बनते हैं, उनके अकॉर्डिंग ये जैसे इनपुट का हो गया, और एसएनआर आउटपुट प्री डिटेक्शन होगा एक, और एक पोस्ट डिटेक्शन होगा, मतलब एक डिटेक्शन के पहले हमारा आउटपुट साइड में होगा, ये पूरी आउटपुट साइड है, और एक आपका डिटेक्शन के बाद होगा। ओके, तो नॉइज फिगर क्या होता है हमारा, एसएनआर इनपुट अपॉन आउटपुट, तो नॉइज फिगर डीबी में हमारा, क्योंकि ये क्या है वो डिवीज़न हो रहा है, और यहाँ पे डीबी की बात हो रही है, तो ये लॉग यहाँ पे इन्वॉल्व है, इसलिए एसएनआर इनपुट डीबी माइनस एसएनआर आउटपुट डीबी माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा प्री डिटेक्शन में क्या होगा, 29 माइनस 4, तो प्री डिटेक्शन में जब हम करेंगे तो इसको तो हमने 29 लिया है, और नॉइज फिगर जो है इसको माइनस करेंगे, और ये क्या है, इम्प्रूवमेंट फैक्टर है 16 dB का, तो पोस्ट डिटेक्शन में हमारा ये यूज़ होगा, तो हमारा ये हो जाएगा 25 dB, तो प्री डिटेक्शन एसएनआर जो होगा वो हमारा डायरेक्ट माइनस करके आ जाएगा, तो 25 dB आ गया। ओके, उसके बाद पोस्ट डिटेक्शन एसएनआर की बात करते हैं, तो उसमें प्री डिटेक्शन एसएनआर जो आपने सॉल्व किया है वो प्लस एफएम इम्प्रूवमेंट फैक्टर, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि पोस्ट डिटेक्शन एसएनआर हमारा क्या होता है, प्री डिटेक्शन एसएनआर के इक्वल प्लस एफएम इम्प्रूवमेंट फैक्टर के इक्वल, तो 25 और 16 हमारा 41 dB आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखो तो यहीं से आपको 29 में से 4 माइनस किया तो 25 आ गया, आंसर तो 25 हो गया, और उसी 25 में अब हमने ये 16 ऐड कर दिया, तो 25 16 41, तो ऑप्शन ए आ गया। ओके, तो डायरेक्ट देख के भी ये इस तरीके से सॉल्व हमारा हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर गॉसियन एंड वाइड चैनल नॉइज, ठीक है, गॉसियन और वाइड चैनल नॉइज की अगर बात करें तो द कैपेसिटी ऑफ अ लो पास चैनल विद यूजुअल बैंडविड्थ, ठीक है, बैंडविड्थ दिए 3000 हर्ट्ज, और कैपेसिटी ऑफ अ लो पास चैनल की बात कर रहा है, एंड एस सिग्नल टू नॉइज रेशियो दिया 10⁻³ चैनल आउटपुट विल बी, तो कैपेसिटी वो पूछ रहा है कि लो पास चैनल की कैपेसिटी हमारी क्या होगी, वो ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा लगता है चैनल कैपेसिटी का, क्या है, ये हमारा शैनन हार्टले चैनल कैपेसिटी, ये मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस फार्मूला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मतलब इसी फार्मूले के ऊपर ही क्वेश्चन है, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो ये सी फॉर कैपेसिटी है हमारी, तो कैपेसिटी में निकालने के लिए बी बैंडविड्थ इंटू लॉग बेस टू 1 + s/n, तो यहाँ पे क्या करना है, 1 + s/n मतलब ये, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 10⁻³ इसको लॉग बेस 2 करना है। ओके, और बाहर आपका बैंडविड्थ तो 3000 से मल्टीप्लाई मतलब 3 के, तो 3 के इंटू लॉग 2 1 + 10⁻³, तो ये हमारा सॉल्व हो गया लगभग 29.9 kbps आ गया, ये 30,000 बिट्स पर सेकंड आ गया bps। ओके, तो 30,000 बिट्स पर सेकंड आ गया करीब करीब सॉल्व होके। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकालेंगे उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें ये जो लॉग बेस 2 और 1 + 10⁻³ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको सॉल्व करते हुए हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा कुछ किसके इक्वल है, लॉग, ठीक है, 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं 1000 के सामने, तो log 10, ठीक है, ये 3 बाहर हो जाएगा, तो 3 × 3k ये हो गया, फिर ये log 10⁻² है। अब इसको सॉल्व करेंगे log 10⁻² को, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो इसमें मल्टीप्लाई होगी, तो 9k, तो वो सॉल्व होके फिर हमारा ये कुछ इस तरीके का 30,000 बिट्स पर सेकंड आ रहा है। ओके, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला ये याद रखेंगे कि बैंडविड्थ इंटू लॉग बेस 2 1 + सिग्नल टू नॉइज रेशियो, तो ये आपकी चैनल की कैपेसिटी होगी। उसके बाद नेक्स्ट में क्या आ रहा है, फेज सेंसिटिविटी और पीक फेज डेविएशन के 2 फॉर्मूले हैं, तो उनके रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो फेज सेंसिटिविटी हमारी दी हुई है, ठीक है, फॉर अ पीएम मॉड्यूलेटर, ठीक है, विद डेविएशन सेंसिटिविटी हमारा दी है, डेविएशन सेंसिटिविटी है या फेज सेंसिटिविटी बोलो 2.5 रेडियन पर वोल्ट, तो ये हमारे रेडियन की वजह से फेज सेंसिटिविटी इसको बोला है, एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये सिग्नल दिया है हमें। द पीक फेज डेविएशन, तो पीक फेज डेविएशन हमसे पूछा है कि m विल बी,
तो पीक फेज डेविएशन का फॉर्मूला क्या है हमारा, जो ये वाली डेविएशन है और इसमें एम, उसका एम्पलीट्यूड अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, ये क्या है पीक फेज डेविएशन, जो ये एम पूछा है किसके इक्वल है, जो ये आपका पीक या फेज सेंसिटिविटी है के, और इसमें जो आपका सिग्नल है उसका आप एम, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई कर दो तो बहुत आसान है, इसका ये वैल्यू 2.5 है और इसका एम्पलीट्यूड है 2, तो ये हमारा 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 रेडियन आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी पीक फेज डेविएशन 5 रेडियन, तो 2.5 से ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे बस। फिर आता है कि इन अ पीसीएम सिस्टम, ठीक है, पीसीएम सिस्टम की बात कर रहा है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन लीड्स टू, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन करते हैं, ठीक है, क्वांटाइजेशन कैसा, नॉन यूनिफॉर्म, अच्छा मतलब नहीं है, तो उससे क्या होगा, हमारा हायर एवरेज एसएनआर हो जाएगा, तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो, मतलब कुल मिला के नॉइज की जो वैल्यू है रेशियो वाली वो हमारी बढ़ जाएगी, हायर एवरेज एसएनआर हो जाएगा इसकी वजह से, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन करते हैं तो। उसके बाद आता है कि बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इन डीपीसीएम इज लेस देन दैट ऑफ पीसीएम बिकॉज, तो डीपीसीएम की बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट हमारी कम होती है, मतलब बेटर होता है हमारा डीपीसीएम, तो ये ऑब्वियस ही बात है, पीसीएम जो हमारा पीसीएम है उसमें जब हमने डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, तो वो डीपीसीएम बना, तो वो हमारा बेटर ही होगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि द नंबर ऑफ बिट्स पर कोड, ओके, इज रिड्यूस रिजल्टिंग इन अ रिड्यूस बिट रेट, तो नंबर ऑफ बिट्स हमारी कम हो जाती हैं, डीपीसीएम में क्या है, नंबर ऑफ बिट्स हमारी कम है, नंबर ऑफ बिट्स हमारी कम है एज कम्पेयर टू पीसीएम। इस वजह से क्या होता है कि हमारा बैंडविड्थ घट जाती है, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट डीपीसीएम की घट जाती है। उसके बाद बात करते हैं इस क्वेश्चन की, फॉर अ गिवन ट्रांसफर फंक्शन जीएस इक्वल टू वाई एस अपॉन आर एस, ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट करके इस तरीके से, तो ये ट्रांसफर फंक्शन है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, द रिस्पॉन्स वाई टी फॉर अ स्टेप इनपुट ऑफ आर टी इक्वल टू 5 UT विल बी, तो वो रेस्पॉन्स हमसे पूछ रहा है, टाइम एनालिसिस डोमेन में पूछ रहा है, ओके, तो आर टी हमको क्या दिया है 5 UT, तो ये जो आर टी है, ठीक है, ये 5 UT, ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम एस डोमेन में बनाएंगे तो 5/s बन जाएगा, आप 5 × UT का अगर आप लाप्लास करते हो तो वो 1/s होता है, ओके, 5/s, तो ये जो YS अपन RS है इसमें क्या कर दो, उस RS को आप उधर भेज दो, तो ये RS इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो भी मिलेगा इसमें अब आप क्या लगाओ, पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, ये आपने पार्शियल फ्रैक्शन लगा लिया इसमें, a अपॉन s इस तरीके से s+1 और s+2 तीन अलग अलग हमारे फैक्टर आ गए, तो a की वैल्यू ये, तो जो भी वैल्यू आई 5/2, तो पहले वाले के संग क्या है 1/s है, फिर 5 e⁻⁻, बस ये इस तरीके से इसको आया कि 5/2 और s, फिर हमारा b आया -5 अपॉन s+1, फिर हमारा c आया 5/2 और s+2। अब इन्होंने फर्दर यहाँ से सॉल्व किया, यहाँ से कैसे सॉल्व किया है कि ये 5/2 है और ये 1/s क्या हो गया UT, तो ये UT तो बाहर है ही, तो यहाँ पे केवल 5/2 बचा, फिर क्योंकि ये s+1 है तो इसलिए इसमें 5 और UT में e⁻t मल्टीप्लाई होगा, तो वही देखो 5 e⁻t, UT तो बाहर है ही ये, और इसी तरीके से 5/2 इसमें s+2 है तो इसमें e⁻2t मल्टीप्लाई होगा, तो बस कुछ ज़्यादा है नहीं, पहले लाप्लास लेना है फिर उसका इन्वर्स लाप्लास फिर से लेना है, और क्योंकि हमें केवल yt निकालना था तो इसकी वजह से जो ये RS है इसको हमें उधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें केवल YS के ऊपर इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना है ना। उसके बाद बात करते हैं द प्राइस फॉर इम्प्रूवमेंट इन सेंसिटिविटी, अगर हमें सेंसिटिविटी इंप्रूव करनी है उसका क्या प्राइस है, बाय द यूज ऑफ फीडबैक इन इज पेड इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, तो वो कह रहा है कि अगर हमें सेंसिटिविटी अच्छी करनी है तो हमें क्या चीज़ में प्राइस झेलना पड़ेगा, मतलब कोई चीज़ हमारी ख़राब हो जाएगी अगर हमें सेंसिटिविटी अच्छी करनी है बाय द यूज ऑफ फीडबैक, तो फीडबैक यूज़ करने से क्या होगा, हमारा जो गेन का सिस्टम का लॉस, सिस्टम गेन का लॉस हो जाता है। फीडबैक अगर यूज़ करते हैं खासकर नेगेटिव फीडबैक में, देखिए नेगेटिव फीडबैक में हमारा जो गेन होता है वो हमारा मतलब कम हो जाता है, बट हमारा सेंसिटिविटी जो होती है वो हमारी बेटर हो जाती है, तो सेंसिटिविटी तो हमें अच्छी मिल जा रही है पर हमारा गेन कम हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि कंसीडर फीडबैक सिस्टम विद द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1+k × 1/s, ठीक है, ये अलग अलग है, ये हमारा पोल है, तो पोल एट ओरिजिन है, एक पोल ओरिजिन पे है, एक हमारा -1 है, एक हमारा -2 है, ये हमारे 3 पोल हो गए, ओके। उसके बाद की बात देख रहे हैं, द असिम्पटोट्स ऑफ 3 ब्रांचेज ऑफ रूट लोकस प्लॉट ऑफ दिस सिस्टम विल फॉर्म द फॉलोइंग एंगल्स विद द रियल एक्सिस, तो असिम्पटोट हमारे जो 3 ब्रांचेज हैं 3 पोल की वजह से अलग अलग बनेंगे, तो उनका एंगल कितना होगा वो हमको बताना है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ असिम्पटोट्स का हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे जो कि हमारा फाई एक इसके इक्वल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा 2k+1 इंटू आपका पाई या 180 डिग्री, और नीचे नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोज़, तो देखो यहाँ नंबर ऑफ पोल हमारे 3 है और जीरोज़ बिल्कुल नहीं है, तो 3 - 0 आपका 3 आ जाएगा,
तो आप 2k+1 को 3 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। अच्छा, आपका k की वैल्यू 0 से आपका आगे तक जाएगी, जितने आपके पोल हैं तो वहाँ तक करोगे, क्योंकि 3 है तो 3 बार करना है। तो देखो k में एक बार हम रखो 0 रखो एक बार, तो ये क्या हो जाएगा π/3, क्योंकि नीचे 3 है। फिर k में 1 रखो तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस मतलब 3π/3, मतलब कितना हो गया पाई। उसके बाद इसमें 2 रखो तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो 5π/3। तो ये आपके 3 एंगल आ गए, ये आपका 60 डिग्री, फिर 180 डिग्री और 300 डिग्री। तो अगर ये फॉर्मूला आपको पता है, ये आपका 60, 180 और 300, तो ऑप्शन सी सही है। अगर आपको एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स का फॉर्मूला पता है तो फिर आसानी से इस क्वेश्चन को मतलब जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे लगाना है वो मैंने अभी बताया। उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी है, यहाँ पे एक आपका अननोन है k, द रेंज ऑफ k फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल। तो सिस्टम स्टेबल होने के लिए रूट हर्ट्ज स्टेबल जो है, तो यहाँ पे जो जस्ट इसके कॉलम के पास वाली वैल्यूज होती हैं, ये जो वैल्यूज हैं तो ये सारी की सारी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी ये सिस्टम स्टेबल होगा। ओके, अब हमने क्या किया है, ये जो हमारी ये S4 में इसमें 1 है, इसमें 15 है, इसमें k है, तो ये 1 15 और k इस तरीके से ये लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 2 है, तो इन वैल्यूज़ को हमने 20 और 2 को यहाँ पे लिखा है। ओके, उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये हमारा 300 - 2/20 जो भी आ जाएगा, फिर ये k एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, फिर ये k आखिरी में भी एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। ओके, तो अब और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा जब इसको सॉल्व कर लिया, ये k है और ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएगी S1 के साइड में, तो ये बड़ी सी वैल्यू आई। अब बाकी तो सब कुछ ठीक है, अब ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और k तो ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। ओके, तो k तो ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, तो इस वैल्यू को हमने क्या किया है, ग्रेटर देन 0 रखा, तो नीचे वाली जो ये है ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 में, तो केवल ये बचेगा 2 × ये। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो k है वो हमें बोल रहा है कि 0 से ज़्यादा हो, लेकिन वो 1.9 से ज़्यादा ना हो, तो 1.9 से कम हो, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर बात कर रहा है फॉर अ टाइप 2 सिस्टम, टाइप 2 सिस्टम की बात कर रहा है। ओके, और क्या कह रहा है, द स्टेडी स्टेट एरर्स फॉर अ यूनिट स्टेप, एक तो यूनिट स्टेप है और एक यूनिट रैम्प, इनपुट आर, तो ये हमारे स्टेडी स्टेट एरर हमारे क्या क्या होंगे। ओके, तो टाइप 2 सिस्टम के लिए जो हमारा GSHS होता है वो हमारा किसके इक्वल हो गया, टाइप 2 के लिए अगर बात करें तो 1/s², तो ये s की पावर 2 है क्योंकि टाइप 2 की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो ये हो गया। अब RS जो है हमारा यहाँ पे रेस्पॉन्स, तो वो 1/s है, एक बार यूनिट स्टेप के लिए ये है, और रैम के लिए हमारा क्या होगा वो नीचे लिखा है, रैम के लिए 1/s² है, तो एक बार 1/s लेके और एक बार 1/s² लेके इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पेन ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या है कि जब एरर स्टेडी स्टेट एरर की बात करते हैं तो यही हमारा s × 1/s, ये क्या होता है, लिमिट s टेंड्स टू 0। यहाँ पे s × RS को लगाते हैं, हम RS को लगाते हैं और नीचे हमारा 1+ यही जो ये गिवन है 1/, ठीक है, ये 1/s², तो ये किसके इक्वल हो गया हमारा 1 + 1/s² के इक्वल। ओके, अब ये जो RS की वैल्यू है ये हमने पर्टिकुलर वैल्यू इसकी रख दी है, ये RS की वैल्यू हमारी ये हमने यहाँ रख दी, तो ये इससे गया, इसमें s टेंड्स टू 0 लगाओगे तो ये 0 दे देगा। तो ये तो स्टेप इनपुट के लिए हमने सॉल्व कर लिया। अभी रैम के लिए सॉल्व करते हैं, तो रैम्प इनपुट के लिए सॉल्व करेंगे तो स्टेडी स्टेट एरर वही हमारा लिमिट s टेंड्स टू 0, और यहाँ पे s इंटू फिर ये हमारा RS यहाँ पे कितना है 1/s², और नीचे ये 1/1+s² रहेगा। नीचे क्या हम यूज़ कर रहे हैं 1 + 1/1+ GSHS, इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो ये नीचे तो है ही, तो ये हमारा ये बचेगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 वैल्यू ही दे देगा। तो ये सॉल्यूशन हमारा स्टेडी स्टेट एरर निकालने के बाद दोनों ही हमारे 0 दे देंगे। और इसको निकालने का और भी तरीका है कि टाइप 0 सिस्टम होता है, टाइप 1 सिस्टम होता है, फिर टाइप 2 सिस्टम है। तो अगर आप टाइप 2 सिस्टम की बात कर रहे हो और ये जो अलग अलग एरर अलग अलग सिस्टम से एसोसिएटेड होते हैं, स्टेप अपारा इससे एसोसिएटेड है, रैम्प इससे है, पैराबोलिक इससे है, ओके, इस तरीके से। तो आप जब टाइप 2 की बात कर रहे हो तो नीचे वाले जो भी आपके एरर है वो 0 ही वैल्यू देंगे हमेशा। तो आप अगर टाइप 2 की बात करो सिस्टम की, तो ये जो एरर है ये टाइप 0 टाइप 1 सिस्टम की, ये आपके 0 ही वैल्यू दे देंगे। तो ये डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हो, सॉल्व करके भी लिख सकते हो। यहाँ पे एरर की वैल्यू जब आप निकालोगे पैराबोलिक इनपुट के लिए तो आपका कुछ वैल्यू आएगी,
और ये भी समझ लो यहाँ पे कि अगर आपने कहा है कि टाइप 0 सिस्टम है, अगर मान लो वो कह रहा है टाइप 0 सिस्टम है और उसके बाद फिर आप रैंप के लिए मान लो कुछ निकाल रहे हो, तो फिर वो एरर इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है, मतलब टाइप 0 के लिए तो कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी और उसके ऊपर हमेशा वैल्यूज फिर इन्फिनाइट हो जाती हैं और नीचे वैल्यू हमारी 0 हो जाती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ पैराबोलिक फंक्शन। तो पैराबोलिक फंक्शन इज 1 डिग्री फास्टर देन द रैंप फंक्शन, तो ये चीज़ हमारी सही है। ठीक है, 1 डिग्री फास्टर होता है रैंप फंक्शन से। अ यूनिट पैराबोलिक फंक्शन इज डिफाइंड बाई t²/2 40 ग्रेटर देन 0, ये भी ठीक है। और कुछ ये हमारा पैराबोलिक ऐसे चला जाता है। और क्या बोल रहा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट पैराबोलिक फंक्शन इज 1/s³, तो ये भी ठीक है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पैराबोलिक फंक्शन की बात करेंगे तो वो हमारा 1/s³ ही हो जाता है। तो यहाँ पे तीनों हमारे ठीक हैं। ओके, ये हमारा क्या हो गया, pt t²/2 ut, या फिर t²/2 लिख सकते हैं केवल। ut का यही मतलब है कि t ग्रेटर देन 0। उसके बाद इसका अगर आप डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये TUT बन जाएगा। तो पैराबोलिक फंक्शन इज 1 डिग्री फास्टर देन द आपका क्या रैंप फंक्शन। बाकी ये इसका लाप्लास है तो 1/s³। ठीक है, ये आ रहा है तो वो तो लाप्लास पैराबोलिक के सारे सही होगा। अब यहाँ पर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की बात करी है। इन्होंने कहा है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक विल बी, तो यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में बताना है। वो होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 + GSHS = 0। तो ये GS रखना है, और क्योंकि यूनिटी का मतलब है कि HS हमारा 1 है, तो HS की कोई दिक्कत ही नहीं है रखने की, तो 1 + GS कर दो। इस पूरे को रखोगे, ये ऊपर जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस ये हो जाएगा = 0। तो ये चेक कर लो कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। उसके बाद बात करते हैं द मैग्नीट्यूड एंड फेज रिलेशनशिप बिटवीन द साइनसॉइडल इनपुट एंड स्टेडी स्टेट आउटपुट ऑफ अ सिस्टम। वो कह रहा है कि एक तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है और एक फेज रिलेशनशिप की बात कर रहा है। किसके बीच में, साइनसॉइडल इनपुट और स्टेडी स्टेट आउटपुट के बीच में। तो वो हमारा क्या देता है, वो हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देता है। अगर हम दोनों की बात करें मैग्नीट्यूड और फेज रिलेशनशिप की, जहाँ पे फेज आ जाता है तो वहाँ पे फिर वो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स नहीं, ट्रांजिएंट नहीं, स्टेडी स्टेट नहीं, फ्रीक्वेंसी। फिर आता है कि अच्छा यही नेक्स्ट है ना, हाँ, अ ट्रांसफर फंक्शन हैविंग ऑल इट्स पोल्स एंड जीरोस ओनली इन द लेफ्ट हाफ प्लेन। सारे के सारे पोल और सारे के सारे जीरो सब लेफ्ट हाफ प्लेन में हैं। तो ऐसा हमारा कौन सा सिस्टम होता है, तो मिनिमम फेज सिस्टम होता है। ठीक है, अब मिनिमम फेज सिस्टम होगा, उसके सारे पोल भी होंगे लेफ्ट हाफ में और जीरोस भी होंगे। तो ये याद रखेंगे, मिनिमम फेज सिस्टम। उसके बाद आता है द फ्रीक्वेंसी वेयर मैग्नीट्यूड m हैज अ पीक वैल्यू इन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो एक फ्रीक्वेंसी जहाँ पे हमारा जो मैग्नीट्यूड m है वो उसकी पीक वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में, उस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जहाँ पे हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो पीक वैल्यू अटेन कर लेता है। मतलब मान लो कि ये ग्राफ है ऐसा है, तो ये पीक वैल्यू कहाँ होगा, ये पीक वैल्यू के रिगार्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा क्या होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद ये लीड कंपेंसेटर का क्वेश्चन है, पर देख लेते हैं। वैसे तो लीड कंपेंसेटर नहीं किया है। लीड कंपेंसेटर हैविंग ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन आपको दे दिया लीड कंपेंसेटर का। अब आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे विच ऑफ द अबव आर करेक्ट, क्या करेक्ट है, तो 1 और 3 करेक्ट है हमारे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अल्फा जो है वो ZC/PC के इक्वल है और लेस देन 1 है, तो ये हमारा सही है। तो ये क्या है, ये ईदर और वाले केस हो गए। अब ये या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। ऐसे ही यहाँ पे कि टाउ या तो बड़ा होगा 0 से या तो छोटा होगा। ओके, ईदर और। तो यहाँ पे वही वाली बात आ गई कि 1 और 2 या तो 1, 4 सही है, मतलब इस तरीके से कि इन दोनों में से एक सही है और इन दोनों में से एक सही है। उन्होंने ऑप्शन भी उसी हिसाब से फ्रेम किए हैं, आप कुछ इसमें चालाकी नहीं दिखा सकते। तो ये जो अल्फा है हमारा, ये हमारा ZC/PC के इक्वल होता है। Z हमारा ये 0 है, ये पोल है, और लेस देन 1 होता है, अल्फा लेस देन 1 होता है। ये याद रखेंगे लीड कंपेंसेटर में। ठीक है, ये याद रखेंगे। और हमारा जो टाइम है, टाइम हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये भी याद रखेंगे, टाइम ग्रेटर देन 0 होता है और अल्फा लेस देन 1 होता है लीड कंपेंसेटर के लिए। ओके, ये है। तो लीड कंपेंसेटर के लिए ये लेस देन 1 हो गया। 0 शुड बी डोमिनेंट, 0 डोमिनेंट होना चाहिए। अगर 0 हमारा डोमिनेंट होगा, मतलब डोमिनेंट होने का क्या मतलब होता है, कोई भी पोल अगर डोमिनेंट है मतलब वो हमारा ओरिजिन के कितना करीब है। जैसे एक पोल है हमारा 0.5, ठीक है, एक है हमारा 50,
डोमिनेंट कौन सा, ये डोमिनेंट है क्योंकि ये काफ़ी करीब है। तो जो डोमिनेंट होता है वो छोटी वैल्यू होती है। अब अगर ZC हमारा डोमिनेंट होगा, वो उसकी वैल्यू छोटी होगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लो 0.5 और अपना 50, तो ये वैल्यू लेस देन 1 ही हो जाएगी हमेशा। तो अगर हमारा पोल डोमिनेंट होगा तो फिर ये वैल्यू लेस देन 1 होगी। ये और ये वैल्यू लेस देन 1 क्यों होगी, क्योंकि पोल डोमिनेंट मतलब जीरो डोमिनेंट है, यहाँ पे जीरो की बात करी जा रही है, तो जीरो डोमिनेंट है। तो ये एक बात होगी। टाइम कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू इज अ पॉजिटिव वैल्यू लिखी है, इसलिए टाइम कांस्टेंट बढ़ा है। तो लीड कैपेसिटर की बात हुई। उसके बाद बात कर रहा था अटेन्यूएशन मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस्ड बाय अ लीड कैपेसिटर एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम फेज लीड। ठीक है, तो अटेन्यूएशन पूछ रहा है कि कितना होगा एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम फेज लीड ओमेगा इक्वल टू √AB। तो मैक्सिमम फेज लीड पे जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी पे हमारा अटेन्यूएशन कितना होगा, और बात किसकी हो रही है, लीड कैपेसिटर की। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है √AB, √A/B, मतलब ये जो ओमेगा एम है √A × B, तो हमारा आंसर होगा √A/B। कैसे, GC है S+A/S+B, तो M कहाँ है, ओमेगा एम पे, तो 1/√α एम्पलीफिकेशन के लिए अगर देखें तो अटेन्यूएशन क्या होगा √α, तो इसका रेसिप्रोकल, तो रूट अपना A/B ये हो जाएगा। ये तो चलो ठीक है, बट यहाँ पे हमें ये जो ऊपर हमने देखा था क्वेश्चन में, यही लीड कैपेसिटर ही था, ये अल्फा था, ZC/PC, मतलब ये ZS के संग जो वैल्यू है और हमारा इसके संग वैल्यू है जो पोल में, तो वही चीज़ है कि जो अल्फा हमें पहले से पता होना चाहिए कि अल्फा क्या होगा। अल्फा हमारा जो इसके संग वैल्यू है ये, और इसके संग वैल्यू है ये, जीरो के संग अपन पोल के संग, तो हमारा A/B है। ये अल्फा हमें पहले से पता है, ये हमें इससे देख के पता चला, ये लीड कैपेसिटर की इसको देख के। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि हमारा जो M होता है वो 1/√α के इक्वल होता है, तो इस अल्फा को आप पहले तो रेसिप्रोकल करो और रूट कर दो, मतलब ये क्या हो जाएगा उल्टा और रूट, तो √B/A आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी ये तो एम्पलीफिकेशन के लिए हो गया, हाँ ये एम्पलीफिकेशन के लिए हो गया √B/A, हमें अटेन्यूएशन के लिए करना था। ओके, हमें अटेन्यूएशन के लिए करना था, वो केवल √α ही होता, तो इसमें आप रूट लगा दो, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ कंप्यूटर विल हैव अ मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन। तो एक कंप्यूटर के पास मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन होता है। ओके, यहाँ पे क्या है कि 1 इज एन ऑर्गेनाइजेशनल इशू वाइल 2 इज एन आर्किटेक्चरल डिजाइन इशू। तो हमें ये बताना है ये इशू डिजाइन इशू के हिसाब से कि कौन सा किस तरीके का इशू है। दूसरा कह रहा है कि मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय ए स्पेशल मल्टीप्लाई यूनिट। तो मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन को एक स्पेशल मल्टीप्लाई यूनिट ही हमारा चला सकता है, वो ये कह रहा है, और कंप्यूटर के पास मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन होता है। तो ये जो पहला वाला इशू है ये ऑर्गेनाइजेशनल इशू है कि मतलब कहाँ क्या होता है, इस हिसाब से मल्टीप्लाई यूनिट इज अ हार्डवेयर इशू, ठीक है, आर्किटेक्चरल इशू, मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन इज अ ऑर्गेनाइजेशनल इशू। तो अगर यहाँ पे देखो वो कहना चाह रहा है कि मैं हाईलाइट करके बताता हूँ, वो बात कर रहा है इंस्ट्रक्शन की, कि इंस्ट्रक्शन एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल इशू है, और एट द सेम टाइम यहाँ पे बात कर रहा है मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन बाय स्पेशल मल्टीप्लाई यूनिट। ये यूनिट क्या है, एक तरीके का आर्किटेक्चरल डिजाइन इशू है, जहाँ पे यूनिट आ गया वहाँ पे ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले देख लेते हैं, चलो पहले देख ही लेते हैं 98। कंसिडर अ डिस्क विद एन एवरेज सीक टाइम ऑफ 4 मिलीसेकेंड। ठीक है, डिस्क है जिसका एवरेज सीक टाइम है 4 मिलीसेकेंड, ये सीक टाइम है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, रोटेशनल डिले ऑफ 2 मिलीसेकेंड। ठीक है, रोटेशनल डिले 2 मिलीसेकेंड का, रोटेशन स्पीड ऑफ 15,000 RPM, 512 बाइट सेक्टर्स हैं और 500 सेक्टर्स पर ट्रैक हैं। अब फाइल ऑक्युपाइज ऑल द सेक्टर्स ऑन 5 एडजेसेंट ट्रैक, और 5 अलग अलग ट्रैक हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ तो पहले ही कुछ समझो कि 5 ट्रैक हैं, उसमें 500 सेक्टर हैं, 512 बाइट एक सेक्टर में हैं, और ये पूरे इतना आपका ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो के, जब आप ये निकालोगे टोटल तो ये आपका इतना मल्टीप्लाई हो के आएगा। अच्छा, उसको वो पूछ ही नहीं रहा है, वो सारा चीज़ पूछ रहा है कि इसमें टाइम में ही पूछ रहा है। ओके, आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट ट्रैक इफ रिमेनिंग ट्रैक्स, मतलब इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आ चुका है, तो उसमें क्या होता है आप हर चीज़ मल्टीप्लाई करते चले जाते हो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट ट्रैक इफ द रिमेनिंग ट्रैक्स कैन बी रीड विद नो सीक टाइम देन द टाइम रिक्वायर्ड इन सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रांसफर द फाइल विल बी। तो टाइम रिक्वायर्ड टू सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रांसफर द फाइल पूछ रहा है वो। ठीक है, कितना टाइम हमारा चाहिए रहेगा। तो यहाँ देखो समझाया उसने कि सीक टाइम 4 मिलीसेकेंड है, 1500 रिवॉल्यूशन मतलब 1 मिनट, 60 सेकेंड में करता है 1500 रिवॉल्यूशन पर मिनट।
तो एक रिवॉल्यूशन कितने में करेगा, तो 15,000। तो 60/15,000 मतलब एक रिवॉल्यूशन के लिए उसको 4 मिली सेकेंड लगेगा और सीक टाइम भी 4 मिली सेकेंड है। तो एवरेज रोटेशनल लेटेंसी क्या होगी, तो ये इसका जो फॉर्मूला होता है ये अलग से फॉर्मूला ही होता है। तो ये हमारा हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन टाइप के इक्वल होता है एवरेज रोटेशनल लेटेंसी। तो इसको मैं हाईलाइट करूँ तो ये एवरेज रोटेशनल लेटेंसी हमारा हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन टाइम के इक्वल होता है। तो हाफ ऑफ 4 मिली सेकेंड मतलब 2 मिली सेकेंड। अब ट्रांसफर टाइम की बात करते हैं तो 1 रिवॉल्यूशन टाइम इज 1 ट्रैक डेटा। ट्रांसफर टाइम में क्या होता है कि एक जब तक डिस्क घूमेगी तो वो एक ट्रैक डेटा के इक्वल है, मतलब 4 मिली सेकेंड पर ट्रैक। इसका ये मतलब है कि 4 रिवॉल्यूशन मतलब ये 4 मिली सेकेंड में एक रिवॉल्यूशन है तो 4 मिली सेकेंड पर ट्रैक, हर एक ट्रैक के लिए 4 मिली सेकेंड चाहिए। तो फाइल स्टोर्ड इन 5 एडजेसेंट ट्रैक विच डज नॉट रिक्वायर सीक टाइम फॉर एवरी ट्रैक, सो टाइम रिक्वायर्ड टू एक्सेस द फाइल इज, तो एक तो 4 मिली सेकेंड जो सीक टाइम है वो लगेगा जो शुरू में ये था, और प्लस आपका 2 मिली सेकेंड ये वाला जो टाइम है ये लग रहा है, और ये जो 4 मिली सेकेंड ट्रांसफर टाइम ये लग रहा है। और क्योंकि 5 ट्रैक हैं तो इस वजह से 4 तो अलग हो गया, उसके बाद आपका ये 2 प्लस जो 4 है ये 5 में मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 5 अलग अलग ट्रैक की बात करी गई है, ठीक है, 5 एडजेसेंट ट्रैक। तो इस तरीके से ये टोटल आपका क्या निकलेगा, 4 तो 6 35 34 मिली सेकेंड निकलेगा या फिर 0.034 सेकेंड। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया हमारा, बी ऑप्शन ठीक है, 0.034 सेकेंड। उसके बाद ये इजी क्वेश्चन है कि ऐड 8 और 9 इन BCD कोड। देखो BCD क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब आप डायरेक्ट कोडिंग कर देते हो, ठीक है, 8 को अलग लिख दो और 9 को अलग लिख दो। तो यहाँ पे क्या है, पहले आप ऐड करो फिर आप कोडिंग करो। तो देखो पहले तो दोनों डेसिमल में उनको ऐड किया तो 17 बना दिया। अब 17 को कैसे लिखोगे, तो 1 को लिख दो और 7 को लिख दो और उनको एक साथ लिख दो, 1 2 3 4 प्लेस में और 1 2 3 4 प्लेस में, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 को लिखने के लिए 0 0 0 1 और 7 को लिखने के लिए 0 1 1 1। तो ये आप आंसर में चेक कर लो, ऑप्शन आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल का क्या होता है, डायरेक्ट कोडिंग कर देते हैं, मतलब इसको आप ऐसा बाइनरी लिख दो, इसको यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं करना होता। फिर बात कर रहा है कन्वर्ट द बाइनरी नंबर टू ग्रे कोड। देखो बाइनरी नंबर को ग्रे कोड करना बड़ा आसान है, ये है। तो इसमें क्या करना चाहिए, पहले नंबर को एज इट इज आप छाप लो, पहले नंबर को एज इट इज छाप लो, ओके। उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ। उसके बाद आप ये करो कि इन दोनों का आप एक्सॉर करो, इन दोनों का, तो 1 1 एक्सॉर दे देगा, उसको आप यहाँ लिख दो 0, फिर इन दोनों का एक्सॉर करो और फिर उसको यहाँ लिख दो, तो 1 एक्सॉर 0 1 देगा, फिर इनका 0 0 आपको 0 देगा, फिर 0 0 0 देगा, फिर 0 1 1 देगा, फिर 1 1 0 देगा, फिर 1 0 1 देगा। तो देखो ये आ गया 1 0 1 0 0 1 0 1। तो ये देखो 1 0 1 ये आपका कहाँ है, 0 0 1 और 1 0 1 0 0 1 0 1, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से होता है, मतलब क्या होता है, पहले बिट को एज इट इज छाप दो और पहला दूसरा का एक्सॉर करके तब सेकंड बिट लिखो, ठीक है, पहला दूसरा का एक्सॉर से सेकंड बिट, दूसरे तीसरे के एक्सॉर से थर्ड बिट, ठीक है, तीसरे चौथे के एक्सॉर से, सारे एक्सॉर है, तीसरे चौथे के एक्सॉर से फोर्थ बिट, इस तरीके से करते हैं। तो ये बाइनरी से ग्रे में चेंज हो जाता है इस तरीके से। उसके बाद आता है डेसिमल वैल्यू ऑफ द साइन बाइनरी नंबर एक्सप्रेस इन 2's कॉम्प्लीमेंट विल बी। तो अगर इस नंबर को 2's कॉम्प्लीमेंट इसका करते हैं, देखो 2's कॉम्प्लीमेंट करने का भी बहुत ही ईजी तरीका है। 2's कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप क्या करो कि इधर से चलना शुरू करो, ठीक है, LSB साइड से, जब तक आपको पहला 1 नहीं मिल जाता तब तक आप चलो। देखो जहाँ पहला 1 मिला उसके बाद के सारे नंबर्स को कॉम्प्लीमेंट कर दो, उस 1 को नहीं करना है, ओके। तो जैसे ये हो गया, अब इसमें कॉम्प्लीमेंट कर देंगे बाकी सबको। तो देखो शुरू के जो 0 1 है ये 0 1 को तो एज इट इज लिख लो, फिर 0 1 0 1 0 1 है तो फिर लिख दो 1 0 1 0 1 0। तो ये ऐसा हो गया 0 1 0 1 0 1 1 0, ये आया। अब ये क्या नंबर है इसको आप लिखना सीखो, ये क्या नंबर है। अब यहाँ पे क्योंकि उन्होंने कह दिया था साइन बाइनरी नंबर, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और होती है, ज़्यादा इसको वो करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कॉम्प्लिकेट। कभी भी अगर साइन की बात आए साइन की, ठीक है, तो आपका प्लस डिनोट करता है 0 और आपका माइनस डिनोट करता है 1। तो कभी भी कॉम्प्लीमेंट करते समय पहली वाली बिट को मत छेड़ो, मतलब ये जो पहली बिट 1 थी उसको 1 एज इट इज रहने दो। ये साइन बिट है, ये नेगेटिव को शो कर रही है। आपका जो नंबर है वो कितना है 1 0 1 0 1 1 0, वो केवल ये है,
ये जो नंबर बाद वाला है ये आपका नंबर है एक्चुअल में, ये केवल साइन बिट है और वो नहीं चेंज होगी बाद में भी। तो ये आपका है। अब इसको आपको करना है कि ये आपका कितना आएगा। ओके, इसको फिर क्या है कि इसको हमें तो इसमें 2 की पावर मल्टीप्लाई कर दो इसके संग, इसको डेसिमल में चेंज करना है ना। तो ये आपका कितना हो गया, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। और क्योंकि ये तो वो डिजिट है तो यहाँ पे 2 की पावर 4 आ गया, 2 की पावर आपका 3 आ गया और नहीं 2 आ गया और 2 की पावर 1 आ गया। तो ये कितना हो गया, 4 और 1 5 और हाँ ये 16 हो गया। अच्छा इसमें एक और बचा है ना, ये देखो हाईलाइट करके देख लेते हैं थोड़ा सा। ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो 2 की पावर 6 और आएगा इसमें अभी। ओके, 2 की पावर 6 और आएगा तो 64। अब इनको करोगे तो ये आपको क्या दे देगा, 86 दे रहा है। ये आपका ऑप्शन, ये करीब करीब का ये आपका ऑप्शन हो गया। उसके बाद और देखते हैं आगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो हमारे सारे के सारे करेक्ट है, ठीक है, 1 2 3 ऑल 3 करेक्ट है हमारे। अब देख लेते हैं वो हैं क्या क्या। एन एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज कॉमनली रेफर्ड टू एज अ फिजिकल एड्रेस। तो एक सीपीयू जो एक एड्रेस को जनरेट करता है तो वो आपका फिजिकल एड्रेस होता है। ओके, नेक्स्ट, एन एड्रेस सीन बाय द मेमोरी यूनिट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज लॉजिकल एड्रेस। और जो आपका मेमोरी यूनिट देखता है, ठीक है, सीन बाय द मेमोरी यूनिट, वो आपका लॉजिकल एड्रेस होता है। और द रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस, ठीक है, इज डन बाय द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो MMU तो जो होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, वो आपका रन टाइम मैपिंग करता है वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस की, वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस की रन टाइम मैपिंग करता है। तो MMU करता है आपका, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। तो आपका CPU जो देखता है या जनरेट करता है वो फिजिकल एड्रेस है, और जो आपका मेमोरी यूनिट देखता है वो आपका लॉजिकल एड्रेस है। उसके बाद आता है कि इन अ कैश विथ 64 बाइट कैश लाइंस, एक कैश मेमोरी है 64 बाइट की कैश लाइंस की। हाउ मेनी बिट्स आर यूज टू डिटरमाइन विच बाइट विद इन अ कैश लाइन एंड एड्रेस पॉइंट टू। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी बिट्स हमारी यूज हो रही हैं टू डिटरमाइन कि कौन सी बाइट कैश लाइन के एड्रेस को पॉइंट कर रही है। तो कितनी हमारी बिट्स यूज हो रही हैं वो बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है वर्ड ऑफसेट, इसको कहते हैं लॉग, ठीक है, बेस 2। और यहाँ पे आपका जितना बाइट का कैश है वो मेमोरी, मतलब मैं इसको M लिख दूँ अगर, ओके, तो यहाँ पे जैसे लॉग बेस 2 आपका 64 है ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, log 64 बेस 10 अपॉन log 2 बेस 10, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आपका सॉल्व होके वैसे भी क्या दे देगा, 6 दे देगा। 2 की पावर क्योंकि 6 है 64, तो ये आपका 6 दे देगा, तो 6 आंसर हो जाएगा। तो ये क्या, इसको आप ये लॉग ऑफ छोड़ो, केवल 2 की पावर देखो n इक्वल टू 64, ये n क्या है वो आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे क्या कह रहा है, सिस्टम में 64 बिट वर्चुअल एड्रेसेस एंड 43 बिट फिजिकल एड्रेस। एक सिस्टम के पास, ठीक है, 64 बिट का एक है, एक 43 बिट का फिजिकल एड्रेस है। द पेजेस आर 8 KB इन साइज, और जो पेज हैं वो 8 KB के हैं। द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर VPN एंड PPN विल बी रेस्पेक्टिवली। तो VPN और PPN के लिए कितने हमारे बिट्स चाहिए रहेंगे वो हमें बताने हैं। तो पेजेस इन SM अगर बात करें, SM साइज अपॉन पेज साइज, तो ये 64 बिट है, तो ये 2 की पावर 64, और पेज साइज हमारा कितना 8 KB, तो वो कितना हो गया 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 3, तो वो क्या बना दिया 2 की पावर 13। तो ये हो गया, तो इससे हमारा इसका साइज आएगा 2 की पावर 51। हर चीज़ 2 की पावर में चलती है, तो 51 बिट्स हमें चाहिए रहेंगे पेजेस फॉर SM VPN के लिए, ये VPN वाले हो गए। और MM के लिए बात करें या PPN के लिए बात करें, तो PPN के लिए बात कर रहे हैं तो पेजेस फ्रेम इन MM। तो यहाँ पे कितना है 43 बिट फिजिकल एड्रेस में हमारा है, तो 2 की पावर 43, नीचे फिर से वही 8 के 2 की पावर 13, तो 2 की पावर 30 आ गया, तो 51 बिट और 30 बिट। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है, 51 बिट और 30 बिट। तो VPN PPN मतलब SM और MM में हमारे जो हैं, तो SM पहला वाला ये SM था 64 बिट, ओके, और नीचे वाला हमारा, तो ये 64 जो बिट है ये सब कुछ 2 के ऊपर चढ़ा दो, ठीक है, 2 की पावर चढ़ा दिया।
ये 8 के भी 2 की ये कर दिया, और ऐसे ये 2 के पावर 43 पे चढ़ा दिया, और नीचे फिर से 2 की पावर 13, इससे सॉल्व कर लो, जो आएगा उतने बिट्स चाहिए रहेंगे हमें। फिर आता है सॉफ्ट एरर इज कि एक सॉफ्ट एरर हमारा क्या होता है। तो एक सॉफ्ट एरर इज आपका रैंडम नॉन डिस्ट्रक्टिव इवेंट होता है, रेगुलर इवेंट नहीं है, थोड़ा सॉफ्ट है, तो रैंडम इवेंट है और नॉन डिस्ट्रक्टिव इवेंट है, क्योंकि सॉफ्ट बोल रहा है तो वो देखो डिस्ट्रक्टिव वाले दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। उसके बाद इधर आते हैं कि अ मेन मेमोरी कैन होल्ड 3 पेज फ्रेम्स एंड इनिशियली ऑल ऑफ देम आर वेकेंट। 3 पेज फ्रेम ले सकता है और शुरू में तीनों के तीनों आपके वेकेंट है। उसके बाद कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रीम ऑफ पेज रिक्वेस्ट। तो ये फॉलोइंग स्ट्रीम ऑफ पेज रिक्वेस्ट आपके पास आई हैं। अब ठीक है 2 3 ये इस तरीके से, इफ द स्ट्रीम यूजेस फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रिप्लेसमेंट पॉलिसी द हिट रेशियो एच विल बी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे हिट रेशियो का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हिट रेशियो में क्या आ जाएगा हमारा, पहले हैज हिट्स कितनी हिट्स हैं अपन टोटल एक्सेसेस। तो देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल एक्सेसेस कितने हो रहे हैं हमारे 11 हो रहे हैं। तो ये जो नंबर 11 है देखो चारों ऑप्शन में या तो वो ऊपर एक बार यूज़ है बाकी वो नीचे यूज़ है। तो ये तो ठीक हो गया कि 1/11 2/11 3/11 में से आंसर आएगा। बट अब ऊपर आएगा क्या, तो ऊपर क्या आएगा ये इन्होंने करके दिखाया है कि ये हमारे टोटल ये हैं, इसमें हिट्स केवल एक ये हिट है और एक ये हिट है। तो ये हमारा क्या हो गया ठीक है, हैशटैग हिट्स कितने हो गए 2 हो गए। अब ये कैसे बनाए ये पता नहीं कैसे ये हिट्स बनाए हैं। तो ये 2/11 है बस। अच्छा ठीक है, हिट रेशियो इसका याद रखेंगे इस क्वेश्चन का कि 2/11 है, बाकी आप रिव्यू कर सकते हैं जाके। उसके बाद बात करते हैं 107 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ असेंबली लैंग्वेज ओवर हाई लेवल लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होता है कि रन फास्टर। तो असेंबली लैंग्वेज का सीधे से एडवांटेज है कि असेंबली लैंग्वेज हमारी फास्टर होती है, बस इतना ही है। और ये एक तरीके की कैसी लो लेवल लैंग्वेज होती है हमारी असली असेंबली लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज होती है, फास्टर होती है। असेंबलर कैन बी यूज टू कन्वर्ट इनटू मशीन कोड डायरेक्टली सो रन फास्टर। ठीक है, यहाँ पे असेंबलर हम एक तरीके की डिवाइस यूज़ कर सकते हैं जो डायरेक्ट उसको मशीन कोड में चेंज कर देती है। उसके बाद एक वर्ड है हमारा स्यूडो इंस्ट्रक्शन, ओके इज अ मशीन इंस्ट्रक्शन। तो ये हमारा गलत है। उसके बाद 2 और 3 यहाँ पे सही है हमारे। तो स्यूडो इंस्ट्रक्शन इज अ हिंट गिवन टू असेंबलर बाय द प्रोग्रामर। तो असेंबलर को एक हिंट दी जाती है प्रोग्रामर के थ्रू। तो ये आधे मतलब क्या है, हाफ स्यूडो मतलब फॉल्स इंस्ट्रक्शन है, असल की इंस्ट्रक्शन नहीं, एक तरीके की हिंट है। तो स्यूडो इंस्ट्रक्शन इज एन इंस्ट्रक्शन टू द असेंबलर, असेंबलर को दी जाती है बाई प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम कर रहा है प्रोग्रामर वो हमारा देता है। उसके बाद क्या है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज ORG मोर देन वंस इन अ प्रोग्राम। तो ये गलत है। द ORG मतलब ओरिजिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्यूडो इंस्ट्रक्शन। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये अच्छी बात है। और कौन से स्यूडो इंस्ट्रक्शन है ये याद कर लेंगे, DB हमारा है और DW है। ठीक है, ORG है और हमारा DB है और हमारा DW है, सारी की सारी स्यूडो इंस्ट्रक्शंस है। और ऐसा नहीं है कि हम स्यूडो इंस्ट्रक्शन एक ही बार दे सकते हैं, मतलब ORG जो ओरिजिन स्यूडो इंस्ट्रक्शन है एक ही बार दे सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे 2 और 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये MD का क्वेश्चन आ गया कि द वेक्टर RAB एक्सटेंड्स फ्रॉम A 1 2 3 टू B, A से एक्सटेंड द B तक, इफ लेंथ ऑफ RAB इज 10 यूनिट्स एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाई। तो इसकी डायरेक्शन दी है, तो हमसे पूछ क्या रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्चुअल में ये A की जगह ये कैपिटल A होगा। ओके, यहाँ कैपिटल A रेडियल वेक्टर है ये है। तो RAB लेंथ हमारा 10 यूनिट्स है, RAB की लेंथ मतलब ये क्या 2 पॉइंट है, मान लो A एक वेक्टर ये एक वेक्टर ये, तो इनके बीच की लेंथ जो लगभग कह रहा है 10 यूनिट्स है हमारी। ओके, ये हमें ये दिया है। B हमें बताना है A एक्सटेंड फ्रॉम A का कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट है 1 2 3 इस तरीके से है। ठीक है, तो B हमें बताना है। तो लेंथ हमारा क्या है, तो इसका क्या हो गया मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, ये हमारा स्मॉल a। तो ये हमारा 10a हो गया, RAB जो हो गया वो 10a के इक्वल हो गया। मतलब ये जो है आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपका ये बन जाएगा RAB। ठीक है, ये स्मॉल वेक्टर a है तो ये हो गया। अब a जो रेडियल वेक्टर है वो किसके इक्वल है आपका, वो आपका इसके इक्वल है। ये a आपका a कैप x प्लस ये 2 मतलब y में 2 a कैप y प्लस 3 a कैप z, ये हो गया।
तो यहाँ पे हमें बी निकालना है। बी क्या होगा, जो आपका आर ए बी है और ए है। तो आर ए बी आपने कहाँ से निकाला, आपने जो 10 मल्टीप्लाई कर दिया जो आपको स्मॉल ए दिया था उसमें, ये कैपिटल ए में हटा देता हूँ, तो ये आपने यहाँ से किया, और इसमें इस स्मॉल ए में आपने 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका कैपिटल ए बन गया, सॉरी ये बन गया आर ए बी बन गया, आर ए बी बन गया। ओके, और कैपिटल ए कहाँ है वो आपने इन पॉइंट से निकाल लिया, तो इससे इसको ऐड कर देंगे अगर, ठीक है। आर ए बी क्या है, आर ए बी आपका एक्चुअली में होगा कि बी माइनस इस अपोजिट होता है, ठीक है, बाद वाले से पहले को माइनस करते हैं, तो बी क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये आपका 10a प्लस ए आप ऐड कर रहे हैं तो इसमें ये ऐड हो जाएगा, तो ये क्या है आपका, ये 6 है, 6.4 है और 4.8 है, तो इसमें ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8.4, ये हो जाएगा 7.8, ये आप चेक कर लेंगे ऑप्शन से आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वेक्टर का क्वेश्चन किया है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज इन एन इंक्रीमेंटल वॉल्यूम ऑफ 10⁻⁹ मीटर क्यूब। ये इंक्रीमेंटल वॉल्यूम है लोकेटेड एट द ओरिजिन इफ डी इज इक्वल टू, ये डी आपको दिया है डी वेक्टर, तो डेल डॉट डी आपका रो वी मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है। ये जो बेसिक फार्मूला आपका होता है ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि डेल डॉट वी आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के इक्वल है, तो रो वी हमारा डेल डी एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस डेल डी वाई अपन, ये रो वी का फॉर्मूला हमने लगाती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। सो डेल डॉट डी क्या होगा हमारा, ये जो है इसको आप इसको एक बार अपॉन मतलब डेल एक्स के रेस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएट किया, एक बार डेल वाई में, एक बार अलग डेल जेड में। ओके, जब डेल जेड में करेंगे तो 2z क्या बचेगा, केवल z बचेगा, तो यही सॉरी 2 बचेगा केवल, यही चीज़ है। यहाँ पे 3 अलग अलग टर्म आ गए, एक ये टर्म है x वाला, जब आपने डेल x के रेस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएट किया, एक बार डेल y के रेस्पेक्ट में किया, एक बार डेल z के रेस्पेक्ट में किया, तो ये आपके 3 टर्म आ गए अलग अलग। ये पहला टर्म हो गया, ये आपका दूसरा टर्म हो गया। अब डेल डॉट डी जो आपका है वो कितना है आपका, यहाँ से क्या आ रहा है, डेल डॉट डी आपका एट ओरिजिन की अगर बात करें, ओरिजिन की बात करें तो x को 0 कर दो, और x को 0 करने से यहाँ केवल 2 बचेगा, मतलब एट ओरिजिन जो है आपका, तो x और y को आप 0 0 कर दोगे तो इसमें केवल कांस्टेंट वैल्यू बचेगी, तो वो केवल 2 के इक्वल आ गया। तो चार्ज क्या होगा, रो वी डी वी, तो जो आपका इससे इसको कुल मिला के आपने इससे क्या निकाला, 2 निकाला है, वो 2 आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻⁹ मीटर क्यूब में, तो ये आपको क्या दे देगा, 2 नैनो कूलम, तो 2 नैनो कूलम का आपका चार्ज आ जाएगा। अगर वैसे भी देखें तो देखो ये आपका क्या बना रहा है, ये आपका नैनो बना रहा है, ठीक है, नैनो, तो नैनो कूलम तो सब में है ही। अब यहाँ पे वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू आपकी देखो यहाँ से आ रही है, ये 2z है तो ये केवल 2 बचेगा, बाकी तो इसमें और कोई वैल्यू है ही नहीं, तो पूरे क्वेश्चन में कहीं से वैल्यू आ ही नहीं रही है। उसके बाद आता है यूनिट वेक्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम ओरिजिन टुवार्ड्स द पॉइंट G2 - 2 - 1, तो ओरिजिन से एक यूनिट वेक्टर इन पॉइंट पे आपका एक्सटेंड हो रहा है, वो हमें बताना है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, आपका पूरा वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, तो इसमें कुछ नहीं है, ये जो वेक्टर है इसी को किसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इसका मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 -2/3 और -1/3, तो ये जो है आपका, ठीक है, ये 2/3 -2/3 -1/3, तो ये आपका कौन सा दे देगा, ये आपका सी दे देगा। उसके बाद 111 पे बात कर रहा है, ग्राउंड वेव्स प्रोग्रेस अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड मस्ट बी पोलराइज्ड, तो ग्राउंड वेव जो सरफेस ऑफ द अर्थ के थ्रू चलती हैं और उनकी ग्राउंड वेव्स की मतलब वो कैसी पोलराइज होनी चाहिए, ये हमें बताना, वर्टिकली पोलराइज होनी चाहिए, तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कहता है कि सरफेस ऑफ अर्थ पे हमारी जो ग्राउंड वेव्स पोलराइज होती हैं तो किस तरीके की वर्टिकली पोलराइज होती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, फॉर अ लॉसलेस लाइन टर्मिनेटेड इन अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है, एक हमारी लॉसलेस लाइन है जो कि टर्मिनेटेड हो गई है शॉर्ट सर्किट में, ओके, टर्मिनेट कर दी गई। द स्टेशनरी वोल्टेज मिनिमा एंड मैक्सिमा आर सेपरेटेड बाई, तो वोल्टेज मिनिमा और जो वोल्टेज मैक्सिमा है, स्टेशनरी वोल्टेज मिनिमा मैक्सिमा सेपरेटेड बाई कितने से होंगे, तो λ/4 से होंगे, ठीक है। क्वार्टर वेवलेंथ, ये याद रखेंगे, क्वार्टर वेवलेंथ, तो पीरियोडिसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव इज λ/2 एंड डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमा मिनिमा इज λ/4, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि पीरियोडिसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव λ/2 है, बट डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमा मिनिमा λ/4 है। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस पूछा, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है Z0 इज √L/C, और इसमें कुछ भी नहीं लगाना हमें, तो डायरेक्ट होता है जब, तो L की वैल्यू दी है, C की वैल्यू दी है, यहाँ लगा लेंगे 50 आ जाएगा, तो 50 ओम आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस हो जाएगा डायरेक्ट। इस 80 सेंटीमीटर से आपको कोई भी मतलब नहीं है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू मैच 200 ओम लोड टू अ 300 ओम ट्रांसमिशन लाइन टू रिड्यूस द SWR, ठीक है, स्टैंडिंग वेव रेशियो अलॉन्ग द लाइन टू 1, मतलब SWR को मैं 1 घटा के लाना है, मैच करना है 200 ओम लोड को 300 ओम ट्रांसमिशन लाइन से। इट इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली टू द लोड। द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ द क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर यूज फॉर दिस, ठीक, किस तरीके का ट्रांसफार्मर है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर है। तो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस पूछा है कि यूज फॉर दिस पर्पस कितना होगा, तो आपका Z0 जो होता है, तो आपका ये जो 200 और रूट के अंदर ये 200 300 दोनों प्रोडक्ट, तो जिनको मैच करना है उनका प्रोडक्ट और उसका रूट, तो ये आपका 245 ओम दे देगा, मतलब करीब इनके बीच में कोई वैल्यू आ जाएगी, 245 ओम आपका आ जाएगा ये सॉल्व करके। उसके बाद आ गया आपका फॉर अ स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर वेव गाइड, ठीक है, रेक्टेंगुलर वेव गाइड की बात आ रही है यहाँ पे। तो इस वेव गाइड में क्या कहा जा रहा है कि हमें एन एस्पेक्ट रेशियो 2:1 है। 2:1 का मतलब है कि ये ए रेशियो बी आपको दे रहा है, A = 2 B = 1, तो ये आपको दे रहा है। द कट ऑफ वेवलेंथ TM1,1 की बात हो रही है, या 1,1 लिख लो, इसका मतलब है M1 है N भी 1 है। तो कट ऑफ वेवलेंथ आपको बतानी है, तो इसका बहुत ही बढ़िया सा फॉर्मूला होता है आपका कि FC मिनिमम, मतलब कट ऑफ वेवलेंथ आपका C/2 होता है, मतलब 1/2 और बाहर आपका C होता है जो आपका स्पीड ऑफ लाइट, फिर रूट M/A का होल स्क्वायर प्लस N/B का स्क्वायर। अब यहाँ पे A और B के बीच में रिलेशन आपको गिवन है, ठीक है, रेशियो गिवन है, मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि A is 2 या B is 1, हम ये कह सकते हैं A is 2 times B और B is A/2, तो ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं, ठीक है, और ये तो फ्रीक्वेंसी है, हमें कट ऑफ वेवलेंथ पूछी है, तो वेवलेंथ के लिए क्या होगा कि वेवलेंथ इज C/F, मतलब ये जो पूरा वैल्यू है तो ये आपका C/, ये हो जाएगा, तो C से C कट जाएगा, तो आपका वेवलेंथ ये आ जाएगा 2/√M/A²। तो देखो यहाँ पे वैल्यू लगा दी, ये हमारा 1 लगा दिया और N को 2 लगाया है, N को 2 कैसे लगाया है, TM1,1 है ये मेरे हिसाब से, तो मतलब आपको M और N की वैल्यू वहीं से पता चलेगी TM और इससे, तो ये दोनों 1 होंगे, चलो ठीक है 2 लगाया है, 2 ये 1/A और ये 2/A, अच्छा ओके ये 1 ही लगाया है, N को 1 लगाया है, पर B हमारा क्या है A/2, तो ये A और by2 ऊपर चला जाएगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, A के टर्म्स में आ जाएगा, तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 0.9A आएगा, और वो क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में भी आपको A के टर्म्स में ही दिया था, तो ये आपका 0.9A आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है। उसके बाद 117 पे आते हैं, द आयरिसेस इन द रेक्टेंगुलर मेटालिक वेव गाइड में बी, तो अच्छा क्वेश्चन है, आयरिसेस की बात कर रहा है कि एक चीज़ है आयरिसेस, तो रेक्टेंगुलर मेटालिक वेव गाइड के अंदर आयरिसेस की बात कर रहा है कि आयरिसेस क्या होगा हमारा, ओके, तो 1 and 3 मतलब इंडक्टिव होगा और कैपेसिटिव हो सकता है, रजिस्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो ये तो याद करने में आसान है, रजिस्टिव आपका मतलब रजिस्टिव एक अलग चीज़ हो जाती है, इंडक्टिव और ये आपके चार्ज स्टोरिंग एलिमेंट है दोनों, इंडक्टर और कैपेसिटर, तो यहाँ पे इसीलिए क्या होगा कि ये फिट बैठता है कि चलो ठीक है, रजिस्टिव नहीं होगा, इंडक्टिव और कैपेसिटिव होगा आपका क्या, आयरिसेस। उसके बाद आता है नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 GHz का आपका सिग्नल है, is propagated in a waveguide whose wall separation is 6 cm wall separation. The greatest number of half waves of electric intensity will be possible to establish between the two walls. तो greatest number of half wave पूछ रहा है, वो क्या होगा, the guide wavelength for this mode of propagation will be, तो guide wavelength एक्चुअल में पूछ रहा है, ठीक है, गाइड वेवलेंथ पूछ रहा है, तो मतलब ये λg करके, तो पहले फ्रीक्वेंसी 1 निकालेंगे, FC1 जो कट ऑफ वेवलेंथ है, तो वो हमारा डायरेक्ट जो रेक्टेंगुलर हमारा वेव गाइड होते हैं जिनमें B नहीं होता, केवल A होता है, तो C/2A के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वॉल ऑफ सेपरेशन आपका ये A की वैल्यू दी है आपको, तो डायरेक्ट FC आप निकाल लेंगे C/2A, तो ये 2.5 GHz आ गया। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि ठीक है 10 GHz का सिग्नल प्रोपगेट किया है, और द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ हाफ वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल बी पॉसिबल टू एस्टैब्लिश बिटवीन द टू वॉल्स। यहाँ पे हाफ वेव की बात करी है, तो मतलब हमारा जो फ्रिक्वेंसी है आधी हो जाएगी।
ओके, तो ये जो वेवलेंथ FC2 है हमारी, जो आउटपुट में निकलेगी तो आधी हो जाएगी। तो ये हमारा क्या 10 गीगाहर्ट्ज थी। ओके, 10 गीगाहर्ट्ज सिग्नल प्रोपोगेट किया था तो वो फिर 5 हो गया, और FC3 आपका 3 टाइम्स हो गया, मतलब FC2 2 टाइम्स हो गया, FC3 3 टाइम्स 7.5 हो गया। ये 10 गीगाहर्ट्ज, तो ये हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो डेल 3 की बात अगर करेंगे, लैम्डा 3 मतलब जो हमारा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, गाइड वेवलेंथ की बात कर रहा है। फॉर दिस मोड ऑफ प्रोपोगेशन विल बी गाइड वेवलेंथ। तो ये आपका डेल अपॉन मतलब लैम्डा अपॉन √1 माइनस जहाँ तक आपका जा सकती है, प्रोपोगेट कर सकती है। तो 10 तो मैक्सिमम है ही, तो 10 प्रोपोगेट नहीं करेगी, ये यहाँ पे समझने वाली बात है। उसके पहले वाली वैल्यू यहाँ तक प्रोपोगेट कर सकती है। तो 1 माइनस आपका 7.5 अपॉन 10, ये जो आप प्रोपोगेट करवा रहे हो, ये जो इनपुट में दे रहे हो ये, ओके। तो 10 का होल स्क्वायर, तो ये आपका सॉल्व हो गया। और ऊपर आपका लैम्डा क्या है 3। ये क्योंकि आप हाईएस्ट मोड यूज कर रहे हो m=3, इस वजह से। तो ये आपका सॉल्व होके आ गया 4.55 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो मतलब डाउटफुल है ये वाला, आप कर लेंगे रिव्यू अगर आपको ये सॉल्व करना है तो। यहाँ पे 4.54 सेंटीमीटर आ गया आंसर। उसके बाद क्या आ रहा है कि इन TE-MN मोड M and N आर इंटीजर्स डिनोटिंग द नंबर ऑफ, ठीक है। M और N क्या हमारा डिनोट करते हैं, तो हाफ द वेवलेंथ ऑफ, क्योंकि CY हम क्या यूज करते हैं 2A। अच्छा, वो तो FC का फॉर्मूला हो गया आपका कट ऑफ वेवलेंथ का। यहाँ पे हमें इनके बारे में बताना है कि M और N हमारा तो हाफ द वेवलेंथ ऑफ इंटेंसिटी बिटवीन ईच पेयर ऑफ वॉल डिनोट करते हैं, ठीक है। हाफ द वेवलेंथ ऑफ इंटेंसिटी, तो उसकी हाफ, तो ये 1/2 टाइम्स जो है ये इंपॉर्टेंट है कि जो 1/2 हमें याद रहना चाहिए, 1/3 नहीं, 1/4 नहीं, 1/8 नहीं, हाफ। MN represents the number of half cycles of in the intensity of wave between guide walls। उसके बाद आता है एक उसका क्वेश्चन है एंटीना का कि ब्रॉड साइड एरे ऑल द डायपोल्स आर फेड इन द सेम फेज फ्रॉम द सेम सोर्स। इन एंड फायर एरे द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन ईच एलिमेंट इज सेम एंड देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू करंट। तो हमारा क्या सही होगा, तो हमारा केवल ये सही है। कैसे, वो देखते हैं कि अगर बात कर रहे हैं ब्रॉड साइड एरे की, तो है 5 मैक्स हमारा है 90 डिग्री अपॉन 270 डिग्री गिविंग जाई इक्वल टू 0। जाई इज अल्फा प्लस बीटा डी कॉस थीटा। तो ये हमारा अल्फा 0 के इक्वल आ गया, मतलब ऑल द डायपोल्स आर फेड इन सेम फेज एंड सेम सोर्स। तो ये चीज़ सही है, ब्रॉड साइड एरे में सारे के सारे डायपोल हमारे सेम फेज में होते हैं और सेम सोर्स से फेड करे जाते हैं। बट एंड फायर एरे एज 5 थीटा मैक्स इक्वल टू 0 से 180 डिग्री गिविंग जाई इक्वल टू 0। जाई इज अल्फा प्लस बीटा डी कॉस या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री इक्वल टू 0 के इक्वल रखेंगे। तो ये जो वैल्यू है ये क्या, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1। कॉस 0 क्या हो गया 1। ओके, यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्री 270 डिग्री था हमारा ब्रॉड साइड में, तो ये टर्म 0 हो जा रहा था पूरा, तो केवल अल्फा 0 के इक्वल आ जा रहा था। ये समझने वाली बात है कि ऊपर हमारा ब्रॉड साइड में एंगल 90 डिग्री 270 डिग्री है, तो ये कॉस 90 0 बन जा रहा है, तो अल्फा 0 आ गया। तो वहाँ तो सब कुछ सेम फेज सेम सोर्स है। यहाँ पे अल्फा हमारा प्लस माइनस बीटा डी आया है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, तो ये गलत है। इस वजह से ओनली हमारा स्टेटमेंट 1 ही सही होगा। उसके बाद 121 में आते हैं, फॉलोइंग हैज द एडवांटेजेस ऑफ सिलिकॉन ओवर इंसुलेटर, ठीक है, SOI। तो क्या एडवांटेज है सिलिकॉन ओवर इंसुलेटर के, वो हमें बताने हैं। तो लोअर क्या क्या है हमारे 1 और 2, लोअर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है सिलिकॉन ओवर इंसुलेटर हमारा, सिलिकॉन का मतलब एक सेमीकंडक्टर का। और स्मॉलर पैरासिटिक डिले होता है, लोअर डायनेमिक पावर कंजप्शन होता है, पावर कंजप्शन भी हमारा डायनेमिक कम होता है। लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, तो ऐसा नहीं होता, थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमारा हाई होता है, तो ये हमारा नहीं होगा। बाकी दोनों पॉइंट होंगे सिलिकॉन ओवर इंसुलेटर के एडवांटेज। फिर आता है कि फाइनाइट स्टेट मशीन FSM इन विच द आउटपुट, ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ करंट स्टेट एंड इनपुट। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से पूरा एक लॉजिक मतलब एक वो सीखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये ठीक है कि ये मीले मशीन की बात हो रही है, यहाँ लिख देता हूँ कि ये मीले मशीन है। और ये वाला आपका कौन सा मशीन है, द आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ ओनली करंट स्टेट, ये मूरे मशीन है। तो यहाँ पे क्या दिखता है कि मीले मशीन में आपका इनपुट और एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा अलग से आ जाता है। तो आउटपुट किसका फंक्शन है, करंट स्टेट का तो है ही, प्लस इनपुट्स का भी है। किसमें, मीले में। मूरे में केवल और केवल किसका आपका फंक्शन है, करंट स्टेट का है आउटपुट। तो ये मीले और मूरे का आपका अलग अलग बताया गया है। मूरे आपका क्या होता है, ज़्यादा सिंपलर होता है। फिर बात आता है EPROM की, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम,
ठीक है। तो अप्लाइंग अ हाई वोल्टेज टू द अपर गेट कॉजेज इलेक्ट्रॉन्स टू जम्प थ्रू द थिन ऑक्साइड ऑन टू द फ्लोटिंग गेट थ्रू द प्रोसेस नोन एज। तो इसमें जो होता है मतलब ई पिरोमोम में जो हमारा इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि वो जंप करते हैं और वो होता है मतलब इरेज करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो हमारा कैसा होता है, अवलेंच इंजेक्शन और फॉलर नॉर्डहाइम टनलिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्या ये जो है कि फॉलर नॉर्डहाइम टनलिंग, तो ये जो प्रोसेस है कि इलेक्ट्रॉन्स टू जंप थ्रू द थिन ऑक्साइड ऑन टू द फ्लोटिंग गेट थ्रू द प्रोसेस नोन एज, तो ये है कि एवलेंच इंजेक्शन बोलते हैं इसको, या तो आपका फॉलर नॉर्डहाइम टनलिंग बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो गया। उसके बाद आता है व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट मतलब एलटीआई सिस्टम विद इम्पल्स रिस्पॉन्स। ये इम्पल्स रिस्पॉन्स का आपका ये पूछ रहा है कि ए और बी की रेंज क्या होगी। तो अगर n ग्रेटर देन 0 है तो आपका a की पावर n है, और n लेस देन 0 है तो b की पावर n है। तो यहाँ पे हमें, और स्टेबल होने के लिए विद इम्पल्स रिस्पॉन्स इज स्टेबल, स्टेबिलिटी के लिए a और b की क्या रेंज होनी चाहिए। ओके, तो a n इंटू यू एन, क्यों, क्योंकि वो हमारा बोल रहा है ना कि n ग्रेटर देन 0, मतलब ये यू एन की बात कर रहा है और ये u ऑफ माइनस n माइनस 1 की बात कर रहा है। मतलब ये एक तो आपका इस डोमेन की मतलब बात कर रहा है और एक आपका इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसमें यू एन मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें ये यू ऑफ माइनस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब इसका एच जेड निकालेंगे, ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ये हमारा 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स और 1/ माइनस ये माइनस आ जाएगा 1/1 माइनस बी जेड इनवर्स। तो जेड जो है वो हमारा मॉड ए और मॉड बी के बीच में होना चाहिए। मतलब क्या है कि फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल आपका मॉड ए 1 से छोटा होना चाहिए और मॉड बी 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये याद करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे समझने याद करने वाली बात क्या है कि अगर ये a किसके संग है, ग्रेटर वाले के संग, तो a छोटा होना चाहिए 1 से, और n किसके b किसके संग है, n लेस देन वाले के संग, तो ये b हमारा बड़ा होना चाहिए। कौन सा, मॉड a और मॉड b। तो मॉड a छोटा होगा, मॉड b बड़ा होगा, तो ऑप्शन a हमारा सही हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। उसके बाद ये आता है द स्पेशल केस ऑफ फाइनाइट ड्यूरेशन सीक्वेंसेस। ये एक स्पेशल केस है जिसमें आपका ओरिजिन 4 पे है, तो सीक्वेंस ऑफ एक्शन इनटू सम ऑफ वेटेड इम्पल्स आपका बताना है। तो जहाँ पे आपका ओरिजिन है वहाँ पे आपका टर्म के साथ में आपका केवल और केवल डेल एन आएगा, आपको ये समझना है। तो 4 के संग केवल डेल एन आएगा। तो आपका देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आपका ये ठीक है और ये ठीक है। अभी ए और डी में से ठीक हो सकता है। उसके बाद आपका इसके संग क्या आएगा, ये 2 है, तो ये आपका डेल n प्लस 1 आएगा। क्यों, ये आपका कहाँ है, n इजकल टू -1 पे। तो n इजकल टू -1 कैसा होता है, डेल ऑफ n प्लस 1। ओके, तो ये 2 डेल n प्लस 1 ठीक है, ये भी ठीक है। अब बाद का टर्म क्या है, ये 0 है और ये आपका 3 है। तो 3 कहाँ पे है, डेल ऑफ n -2 पे है, ना कि n -1 पे। -1 पे तो 0 है, इसलिए गलत हो गया। तो आपका ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये ऐसे कन्वर्ट करके लिखा है, 4 ओरिजिन पे उसको 4 डेल n लिख दिया, बाकी 2 डेल n प्लस 1 और 3 डेल n माइनस 2, इस तरीके से लिखा है। फिर आता है 2 एडवांटेज ऑफ FIR फिल्टर ओवर IIR फिल्टर। ये क्या है, फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये इनफिनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो इसके 2 एडवांटेज बताने हैं कि ये बेटर क्यों है, FIR आपका बेटर क्यों है। ओके, तो दे आर गारंटेड टू बी स्टेबल। तो FIR आपके स्टेबल होते हैं एंड मे बी कंसिडर टू हैव लीनियर फेज, और इसका फेज भी लीनियर होता है, किसका, FIR का। ओके, तो ये 2 एडवांटेज है, सॉरी, ऑलवेज स्टेबल होता है और लीनियर फेज होता है FIR का, फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स का। उसके बाद बात कर रहा था फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एंड द मेन लोब विद फॉर अ रेक्टेंगुलर विंडो। एक रेक्टेंगुलर विंडो की अगर बात करी जाए तो वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स और मेन लोब विद कितना होगा। एक तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पूछ रहा है, ये हमारा यही होगा, ठीक है, sin ω(n/2) और अपॉन sin ω/2। और दूसरी चीज़ पूछ रहा है ये आपसे कि मेन लोब हमारा क्या होगा, तो n ये होगा 4π/N। तो फॉर अ रेक्टेंगुलर विंडो ये याद करने वाली चीज़ हो गई कि मेन लोब इज 4π/N एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज दिस। उसके बाद आता है क्या, कंट्रोलर दैट टेक्स कंट्रोल ऑफ द बसेज एंड ट्रांसफर्स डेटा डायरेक्टली बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो एक कंट्रोलर एक तरीके का है जो कंट्रोल ले लेता है बसेस का और डायरेक्टली डेटा को ट्रांसफर करता है बिटवीन द सोर्स एंड द डेस्टिनेशन बाईपासिंग द माइक्रो प्रोसेसर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो प्रोसेसर को वो बाईपास कर रहा है। ओके,
माइक्रो प्रोसेसर को बाईपास करके वो डायरेक्टली भेज रहा है। तो ऐसा कौन सा कंट्रोलर है? डीएमए कंट्रोलर है। इसका नाम ही है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, मेमोरी एक्सेस। तुम्हारा डीएमए कंट्रोलर ऐसा करता है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को बाईपास कर देता है, खुद से भेजता है। उसके बाद आया नेक्स्ट, अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन which accepts the data from the input port specified in the second byte and loads the accumulator edge। तो क्या करता है कि एक्सेप्ट करता है डेटा को कहाँ से? इनपुट पोर्ट से, स्पेसिफाइड इन द सेकेंड बाइट, जो कि उसकी सेकेंड बाइट में मतलब स्पेसिफाइड है। तो कहाँ से? डेटा फ्रॉम द इनपुट पोर्ट, जो पोर्ट है वो कहाँ स्पेसिफाइड है? उसकी सेकेंड बाइट में, मतलब पहली बाइट और दूसरी बाइट, ये दूसरी बाइट में स्पेसिफाइड है इनपुट पोर्ट। लोड्स इनटू द अकोमुलेटर, और उसको उठा के डेटा को अकोमुलेटर में लोड कर देता है। तो ये कौन करता है हमारा? ये IN 8 बिट पोर्ट एड्रेस ये करता है। ये याद रखना, इसमें IN इस्तेमाल होता है इन 8 बिट पोर्ट टू एड्रेस टू एक्सेस डेटा फ्रॉम 8 बिट पोर्ट एड्रेस इनटू अकोमुलेटर। तो ये IN वाला हो गया हमारा। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम दिया है और इट मीन्स, इसका मतलब क्या है ये पूछ रहा है। तो EI फिर मूव MVI A अकोमुलेटर में इसको मूव कर दो 08H को, और SIM इसका मतलब है इनेबल ऑल इंटरप्ट। ये क्या है? सेट इंटरप्ट मास्क, ठीक है, ये लिखा है, ये इन्होंने दे दिया है बकायदा। इसको पहले मैं हटाऊं। ओके, तो ये हमारा SIM सेट इंटरप्ट मास्क, ये क्या है? इनेबल ऑल मास्केबल इंटरप्ट। और फिर ये मूव अकोमुलेटर है 08H, और इसका क्या मतलब है? सेट इंटरप्ट मास्क। इसका क्या सीधा सा मतलब है कि सारे के सारे इंटरप्ट हमने इनेबल कर दिए हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है सारे के सारे इंटरप्ट इनेबल कर दिए हैं। उसके बाद आता है कि द इंस्ट्रक्शन BC 0x15 मीन्स, इसका क्या मतलब है कि जंप 15 बाइट्स रिलेटिव टू द प्रोग्राम काउंटर। इसका सीधा सा है कि जंप 15 बाइट्स रिलेटिव टू द प्रोग्राम काउंटर। देर इज नो इंस्ट्रक्शन एज BC इन द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, इट्स शुड बी एन JC, ठीक है, ये JC होना चाहिए। तो JC से आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि जंप निकल आएगा, जंप इफ कैरी 0x15, जंप इफ कैरी 0x15। तो ये थोड़ा गलत दे दिया है क्वेश्चन। तो जंप इफ कैरी, ठीक है, तो 0x15 मतलब 15 बाइट, तो जंप 15 बाइट्स रिलेटेड टू प्रोग्राम काउंटर। फिर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स आर टू बी कंसिडर्ड बाय द डिजाइनर व्हाइल डिजाइनिंग एन एम्बेडेड सिस्टम। तो क्या क्या कंस्ट्रेंट उसको फॉलो करने पड़ सकते हैं एक डिजाइनर को एम्बेडेड सिस्टम बनाते वक्त। तो तीनों के तीनों, तो सिलेक्टिंग द माइक्रो कंट्रोलर एज अ कंट्रोलिंग डिवाइस, तो कंट्रोलिंग डिवाइस तो ऑब्वियसली बात है माइक्रो कंट्रोलर को ही लोगे। सिलेक्टिंग द लैंग्वेज टू राइट द सॉफ्टवेयर, हाँ ये भी करना पड़ेगा। और पार्टीशनिंग द टास्क बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट, ठीक है। ये तो तीनों ही हमारी अच्छी और पॉसिबल चीज़ें हैं। उसके बाद आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर अ लेयर प्रोवाइडिंग अ सर्विस बाय मीन्स ऑफ प्रिमिटिव इन एन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो लेयर बता रहा है कौन सी लेयर हमें ये सर्विस प्रोवाइड करेगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर अ लेयर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, एक लेयर का करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है जो सर्विस प्रोवाइड करती है बाई मीन्स ऑफ प्रिमिटिव इन एन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है कि बाई प्रिमिटिव इन एन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो कौन सा सेट है? तो इन OSI मॉडल हमारा जो कि लेयर्ड आर्किटेक्चर है, द सर्विस प्रिमिटिव्स आर यूज टू डिफाइन क्लाइंट सर्विस मॉडल। जो सर्विस प्रिमिटिव है तो उसमें हमारा कौन कौन सा आ गया? रिक्वेस्ट, इंडिकेशन, रेस्पॉन्स और कन्फर्म, ठीक है। रिक्वेस्ट, इंडिकेशन और एक्ट या फिर रेस्पॉन्स और ये कन्फर्म, तो ये हमारे सारे आ गए। सर्विस, इंडिकेशन, रेस्पॉन्स और कन्फर्म। उसके बाद आता है नॉटवर्क यूजेज ऑफ फुली इंटरकनेक्टेड मैश टोपोलॉजी टू कनेक्ट 10 नोड्स टुगेदर, ठीक है। फुली इंटरकनेक्टेड मैश टोपोलॉजी उसने यूज करी है 10 नोड को एक साथ जोड़ने के लिए। द नंबर ऑफ लिंक्स रिक्वायर्ड विल बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है? फॉर अ फुली कनेक्टेड मैश n इज द नंबर ऑफ नोड्स इज द नंबर ऑफ लिंक्स कितने होंगे? n इंटू n-1/2। तो यहाँ पे उसने 10 दिया है तो 10 और 10-1 9 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या दे देगा? 45। तो 45 आंसर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ लिंक्स L हमारा क्या हो गया यहाँ पे? n इंटू n-1/2। देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये याद रखेंगे। L इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स, नोड अगर दिया तो n इंटू n-1/2। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ पैकेट स्विचिंग, ठीक है। पैकेट स्विचिंग के क्या एडवांटेज हैं? तो हमारा 1 और 2, ठीक है। पहला, दूसरा, ग्रेटर लिंक एफिशिएंसी देन सर्किट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग की एफिशिएंसी हमारी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू, ठीक है, बेटर होती है एज कम्पेयर टू हमारा सर्किट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग की अच्छी होती है। उसके बाद दूसरा
कनेक्शंस आर नॉट ब्लॉक्ड व्हेन ट्रैफिक कंजेशन अकर, और पैकेट स्विचिंग में हमारे कनेक्शन ब्लॉक भी नहीं होते हैं। ओके, कनेक्शंस आर नॉट ब्लॉक्ड। उसके बाद डायरेक्ट चैनल एस्टेब्लिश बिटवीन ट्रांसमीटर रिसीवर, ऐसा हमारा नहीं है। और हमारा नो टाइम इज टेकन टू एस्टेब्लिश कनेक्शन, ऐसा भी नहीं है कि कोई टाइम नहीं लगता, बिल्कुल टाइम थोड़ा सा लगता है। और डायरेक्ट चैनल एस्टेब्लिश हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो 1 और 2 हमारे ठीक है पैकेट स्विचिंग के बारे में। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस को छोड़ देते, लीव कर देते, ये सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग CDI में कौन सा सही है हमारा। इट इज़ सिमिलर टू GSM, ठीक है, यहाँ पे 2 और 3, तो ऐसा नहीं है कि GSM के ये सिमिलर है, तो ये गलत हो गया। बाकी सेकंड थर्ड ठीक है कि इट अलाउज ईच स्टेशन टू ट्रांसमिट ओवर द एंटायर फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑल द टाइम, ठीक है, हर स्टेशन को अलाउ करता है इंटायर फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम पे ट्रांसमिट करने के लिए। इट अज्यूम्स दैट मल्टीपल सिग्नल्स ऐड लीनियरली, ये अज्यूम करता है कि मल्टीपल सिग्नल हमारे लीनियरली ऐड हुए हैं, ठीक है। तो इन CDI में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी रीयूज, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रीयूज का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बट GSM में ऐसा होता है, ठीक है। ये जो फ्रीक्वेंसी रीयूज की बात करी जा रही है GSM में होता है आपका। एंड इट इज़ मोर सिक्योर बाय यूजिंग कोड्स, ये मोर सिक्योर होता है कोड यूज़ करने की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्या है C, ठीक है 1 2 3 की, ठीक है, रिगार्डिंग सेलुलर सिस्टम के रिगार्डिंग विद स्मॉल सेल्स आर करेक्ट, सेलुलर सिस्टम विद स्मॉल सेल्स, तो कौन से पॉइंट हमारे करेक्ट है वो हमें बताना है। तो हायर कैपेसिटी एंड रॉबस्टनेस होता है सेलुलर सिस्टम में विद स्मॉल सेल्स। तो ये हो गया। दूसरा, नीडलेस ट्रांसमिशन पावर हैव टू डील विद लोकल इंटरफेरेंस ओनली, तो वो उसको डील करना पड़ता है लोकल इंटरफेरेंस से। और हमारा C सही है, C सही है। और हमारा फ्रिक्वेंसी प्लानिंग जो होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड, ये सब हमारा चाहिए रहता है। ओके, सेलुलर सिस्टम विद स्मॉल सेल्स, ये हमारा नहीं होता, ठीक है। फोर्थ वाला नहीं होता, डिस रिक्वायर बोर्ड सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग, तो ऐसा नहीं होता, बोथ यहाँ पे हमारा नहीं चाहिए होता है सेलुलर सिस्टम के अंदर। उसके बाद आता है इस क्वेश्चन को भी स्किप कर देते हैं, इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है। फिर आता है 141 का, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहा है। ओके, हैज़ अ बीट लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, बीट लेंथ एट 1300 नैनोमीटर, द वैल्यू ऑफ बाई रेफ्रिजेंस, ठीक है, बाई रेफ्रिजेंस मतलब B स्मॉल f की वैल्यू हमारी कितनी होगी। तो बीट लेंथ जो है वो 2 पाई बीटा x अपॉन बीटा y की इक्वल होती है, जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है हमारा। और इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो L है वो हमारा 2 पाई अपॉन ये डेल ये B f के इक्वल होती है, तो ये हमारा L जो है वो लैम्डा C अपॉन इसकी इक्वल हो जाती है। तो ये जब उधर ले जाएंगे तो ये हमारा किसकी इक्वल आ जाएगी, हमारा ये लैम्डा बाई L के इक्वल आ गई फाइनली। देखो यहाँ ये 2 पाई बाई L हटा के लैम्डा बाई L के इक्वल आ गया। अब ये हमें दिया है, ये लैम्डा दिया है और ये L दिया है, तो लैम्डा बाई L मतलब 1300 इंटू 10⁻⁹ अपॉन L मतलब 8, तो ये हमें क्या दे देगा 1.6 इंटू 10⁻⁵। तो ये बीट लेंथ वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगता है कि L हमारा लैम्डा C अपॉन B F के इक्वल है, B स्मॉल f हमारा इक्वल टू लैम्डा बाई L के इक्वल हो गया। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे 41। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूजफुल व्हाइल मेजरिंग द ऑप्टिकल पावर एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, मतलब पावर एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ अगर हम मेजर करते हैं तो हम ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम एनालाइजर को उस समय यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये हमें याद रखना है। ओके, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम एनालाइजर को यूज़ करेंगे तो हम ऑप्टिकल पावर को एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं। फिर आता है ऑप्टिकल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इन्वॉल्व, अगर ऑप्टिकल की परफॉर्मेंस जो है मॉनिटर कर रहे हैं, ऑप्टिकल परफॉर्मेंस हम मेजर कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर मॉनिटरिंग होगी, ऑप्टिकल सिग्नल मॉनिटरिंग होगी और प्रोटोकॉल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होगी। 3 चीज़ होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्टिकल सिग्नल और प्रोटोकॉल परफॉर्मेंस। अब ये OSI तो है नहीं, ये OSI तो है नहीं, तो यहाँ पे इसे ट्रांसपोर्ट सेशन एप्लीकेशन ये तो OSI के अंदर होते हैं, ठीक है। तो बाकी तो ये डेटा लिंक प्रेजेंटेशन ये सब OSI के हैं, तो ये तो गलत हो गया, केवल ऑप्शन A सही है यहाँ पे। उसके बाद बात करी है कि एन अर्थ स्टेशन एट सी लेवल कम्युनिकेट्स एट एन एलिवेशन एंगल ऑफ 35 डिग्री, एलिवेशन एंगल है आपका, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 35 डिग्री है। और क्या कह रहा है, विद अ GEO सैटेलाइट,
ओके, द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्ट्रेट फॉर्म रेन इज 3 किलोमीटर, ये वर्टिकल हाइट है। तो स्ट्रेट फॉर्म की रेन हाइट इतनी है 3 किलोमीटर। द फिजिकल पाथ लेंथ एल थ्रू द रेन विल बी नियरली, तो फिजिकल पाथ लेंथ जो एल है वो हमारा किसके इक्वल होता है, तो हमारा आर एस आर एच जो ये है स्ट्रेट फॉर्म रेन हाइट अपॉन साइन एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा आई। तो देखो 3 अपॉन साइन 35 डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर अपॉन साइन 35, तो ये सॉल्व होकर लगभग आपको ये 5.2 किलोमीटर दे रहा है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि ये आपका फिजिकल पाथ लेंथ जो है आपका किसके इक्वल है, आर एस आर एच, मतलब ये जो स्ट्रेट फॉर्म रेन हाइट अपॉन 35 डिग्री, मतलब साइन 35 साइन थीटा ऑफ एंगल एलिवेशन, सॉरी साइन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जो क्वेश्चन है काफ़ी सारे, लास्ट 6 क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट वो बोल रहा है कि आपको ये बताना है, इसमें 4 ऑप्शन होंगे कि या तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और पहला दूसरे का एक्सप्लेनेशन है, सॉरी दूसरा पहले का, मतलब दूसरा जो है वो पहले का एक्सप्लेनेशन है। ये बात या तो दोनों स्टेटमेंट सही है पर दूसरा पहले का एक्सप्लेनेशन हमारा नहीं है, सही दोनों है, या तो पहला सही है और फिर या तो दूसरा सही है, ऐसे 4 ऑप्शन है। तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन इज रियरली यूज इन इम्प्लीमेंटिंग द इंटीजर ऑफ द एलयू। वो कह रहा है कि साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म जो है उसको हम कम ही यूज़ करते हैं इंटीजर ऑफ द एलयू को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये सही है। देर आर 2 रिप्रेजेंटेशंस ऑफ जीरो इन द साइन, ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि जीरो की 2 रिप्रेजेंटेशन है हमारी साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म में, इस वजह से हम इसको कम यूज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन ए आ गया कि ये भी सही है, ये भी सही है और ये इसका एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद यहाँ आता है कि डायनेमिक लोडिंग गिव्स बेटर मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन। तो डायनेमिक टाइप की जो लोडिंग होती है तो वो ज़्यादा मेमोरी स्पेस यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करती है, ठीक है, बेटर हो गया। फिर इन डायनेमिक लोडिंग एंड अनयूज रूटीन इज नेवर लोडेड, क्योंकि इसमें कोई अनयूज रूटीन जो होता है कभी भी लोड नहीं होता, तो ये भी सही है कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो डायनेमिक लोडिंग इज अ मैकेनिज्म बाय विच अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन एट रन टाइम लोड अ लाइब्रेरी इनटू अ मेमोरी, ठीक है, यही सब है, तो ये हमारा सही हो गया। उसके बाद आता है कि एस रैम इज यूज फॉर कैश मेमोरी एंड डी रैम यूज फॉर मेन मेमोरी। तो ये स्टैटिक मेमोरी है, ये डायनेमिक मेमोरी है। तो एस रैम इज समवट फास्टर देन, स्टैटिक मेमोरी जो होती है हमारी वो फास्टर होती है, ओके। तो ये ऑब्वियस सी बात है, हमें कैश मेमोरी चाहिए फास्टर, तो ये हमारा ये भी सही हो गया कि ये भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये ए हो गया, इसका भी सबका ए ही चल रहा है अभी तक। उसके बाद ये ए बी बी, ठीक, खत्म हो जाएगा। तो ये लास्ट में आते हैं, इन अ मल्टी यूजर सिस्टम ईच यूजर इज असाइंड अ सेक्शन ऑफ यूजुअल मेमोरी एरिया एंड इज नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द असाइन मेमोरी, ठीक है। मल्टी यूजर में यही होगा, भाई एक से ज़्यादा यूजर है तो एक यूजर को कुछ एरिया असाइन कर देंगे और आप उससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। इन मल्टी यूजर सिस्टम देयर इज अ सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस ऑफ मेमोरी बाय डिफरेंट यूजर। तो अलग अलग यूजर दूसरे के एरिया में ना जाएं उसके लिए एक सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, तो ये भी ठीक है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। और आखिरी के 1-2 बचे हैं कि द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ अ क्रिस्टल इज एन इनपरफेक्शन इन इटसेल्फ एज द एटॉमिक बॉन्ड्स डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द सरफेस। तो ये कह रहा है कि एक्सटर्नल सरफेस क्रिस्टल का जो है वो एक अपने आप में इनपरफेक्शन है इन इटसेल्फ एज द एटॉमिक बॉन्ड डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द सरफेस, क्योंकि जो एटॉमिक बॉन्ड है वो हमारे सरफेस तक पूरा वहाँ तक नहीं जाते, तो ये ठीक है, इसीलिए इम्परफेक्शन है। द एक्सटर्नल सर्फेसेज हैव सरफेस एनर्जीज दैट आर रिलेटेड टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन एट द सरफेस। तो ये भी ठीक है, द एक्सटर्नल सरफेस, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये ठीक है अपने आप में, तो इसलिए ऑप्शन बी ठीक है। द एक्सटर्नल सरफेस हैव सरफेस एनर्जीज दैट आर रिलेटेड टू द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन एट द सरफेस। तो एक्सटर्नल सरफेस के पास सरफेस की एनर्जी होती है, तो वो किसके रिलेटेड होता है कि कितने बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, उसकी वजह से वहाँ पे सरफेस एनर्जी आ जाती है। लास्ट क्या कह रहा है कि बाय ऑर्गेनाइजिंग वेरियस ऑप्टिकल फंक्शंस इनटू एन एरे स्ट्रक्चर, की बहुत सारी ऑप्टिकल फंक्शंस को हमने एरे स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया है अगर, तो वाया नैनो पैटर्न एप्लीकेशन स्पैटियल इंटीग्रेशन इज एस्टेब्लिश। तो यहाँ पे स्पैटियल इंटीग्रेशन आपका एस्टेब्लिश हो जाता है, तो ये सही है। बाई एडिंग अ नैनो ऑप्टिक लेयर और लेयर्स टू फंक्शनल ऑप्टिकल मटीरियल द हाइब्रिड इंटीग्रेशन इज पॉसिबल टू बी अचीव्ड। तो अगर हम ये करते हैं नैनो ऑप्टिक लेयर और लेयर्स टू फंक्शनल ऑप्टिकल मटीरियल, तो यहाँ पे हाइब्रिड इंटीग्रेशन होता है, ये स्पैटियल इंटीग्रेशन है, ओके। अगर एरे स्ट्रक्चर करते हैं तो हमारा स्पैटियल इंटीग्रेशन और नैनो ऑप्टिक लेयर तो हाइब्रिड, तो ये दोनों सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारा नहीं है।